गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद। मैं हूँ बासिफ और जनाब आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और कामयाबी के साथ आगे भी बढ़ रहे होंगे। कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है जनाब कि अपनी एनर्जीज़ को हम दुरुस्त सिमत में सर्व करें, अपने मकसद पर फोकस रखें। और हम अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग भी देखते हैं कि वो कभी कुछ करने लग जाते हैं और कभी टाइमली कुछ करने लग जाते हैं। वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बनती, क्योंकि वो जो एनर्जीज़ होती हैं और वो जो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप लोगों ने भी या मैंने भी ज़िंदगी में हमने कामयाब होना है तो अपनी मंजिल का हमें तयन करना चाहिए और फिर उसी सिमत में डट कर हमें मेहनत करनी चाहिए। अपने आप को उस चीज़ का एक्सपर्ट बनाएं, ब्रांडिंग करें खुद की, वरना इधर उधर भटकने और मुस्तकिल मजाजी ना होने की वजह से आपकी कुव्वत भी, ताकत भी, जहानत सब बिखर जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप एक सिमत का तयन करें और फिर उसी तरफ दौड़ें। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत के हवाले से। तो आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स और जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि रिवायत ही बन चुके हैं कि हम अपने मेहमानों की तवाज़ो फिज़ी ड्रिंक से करना काबिल फ़ख्र समझते हैं। और अगर किसी को ये मशरूबात ना पिलाए जाएं तो वो समझता है कि जनाब हमने उनकी उस तरह इज़्ज़त नहीं दी। या इसी तरह हम खुद भी मशरूब पीकर फ़रहत या महसूस करते हैं और तसल्ली बख्श होते हैं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर हमारा जो दस्तरखान है वो भी अधूरा ही समझा जाता है। लेकिन हकीकत में हम इन फिज़ी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से मेहमानों और अपने साथ खुद जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि इन मशरूबात का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब करता है। और एक नई तिब्बी तहकीक भी सामने आई है कि महज एक कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़िंदगी के 12 मिनट कम कर देता है। एक और तहकीक के मुताबिक जो लोग इन ड्रिंक्स के दिन में 2 कैन पीते हैं उनके DNA में तब्दीली होती है, और वो उन लोगों के मुकाबले में जो ड्रिंक्स नहीं पीते वो ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करता है, ये पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यमुना चट्टा है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। यमुना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना, एक नई तहकीक आ गई है फिज़ी ड्रिंक्स के हवाले से कि ये इसके इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी के 12 मिनट कम होते हैं एक फिज़ी ड्रिंक से। बिल्कुल। तो आप कितनी मुतमईन हैं या इससे कितना इत्तफाक करती हैं? इस तरह ही है हमारी सेहत को कितने नुकसानदेह पहुंचाती हैं फिज़ी ड्रिंक्स? देखिए, फिज़ी ड्रिंक्स के बारे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे एज अ डाइटिशियन है वो ये है कि खुराक हमारी पहले कोई बहुत बेहतर नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट शुगर कमर्स और दिल के अमराज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर घर में इसका एक आध मरीज आपको लाजमी मिलेगा। तो जब ऑलरेडी एक ऐसी हम वबा से, एक ऐसी चीज़ से हम डील करें, हमें अब कहा जाता है किताबों में कि एपिडेमिक है, जिस तरह हमने कोरोना को कहा ना कि एपिडेमिक है, इस तरह अब डायबिटीज के बारे में बात की जाती है कि ये भी पाकिस्तान में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये एपिडेमिक बनता जा रहा है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा इशू है वो है मोटापा। और मोटापा जो है ये बहुत कॉमन है। इसके भी आपको चलते फिरते 4-5 लोग एक जगह पे अगर 10 लोग खड़े तो 4-5 का मसला होगा वेट का इशू। तो ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम है। हमारी खुराक पहले ही ठीक नहीं है, हम उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि वो हमारे मोटापे के लिए अच्छी है नहीं अच्छी, हमारी सेहत के लिए कैसी है। और ऊपर से हर खाने के साथ फिज़ी ड्रिंक का इस्तेमाल। और देखें, एक आध से पी के कोई खत्म नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि चले पी लें, एक आध से पी लें, कोई ऐसे नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है। कोई बहुत अपना आज का प्रोग्राम में भी देखने के बाद अगर बहुत तयन करता है कि नहीं कि ये प्रॉब्लम है और अहद करता है नहीं करना, वो फिर भी बहुत मुश्किल से 2-4 घूंट पे शायद आ जाए। लोग एक कैन पीते हैं, बिल्कुल दिन में 2 भी पी लिए, 1 भी पी लिया। इवन 1 पर डे इज ऑल्सो डेंजरस। उसमें शुगर बहुत ज्यादा है। उसमें आम अगर आपने, वैसे अमूमन जो है माहिरीन मना करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, आप कभी आप उनको नहीं देखेंगी ये कहते हुए कि हाँ ठीक है अगर आपकी वेट अच्छा है फिर आप चीनी खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चीनी मना है। चीनी जब यकीन करें, इतनी पुरानी बात बता रही हूँ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था ना तभी किताबों में इसको व्हाइट पॉइजन का नाम दे दिया गया था कि ये सब मीठा दे रही है, पर मीठे के और ऑल्टरनेट इस्तेमाल कर ले। बच्चों के लिए फॉर एग्जाम्पल शहद इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, पर चीनी की तरफ ना जाए। चीनी व्हाइट पॉइजन बहुत पहले से कह दिया गया हुआ है इसको। और फिज़ी ड्रिंक्स में सारा है ही ये
आप अपनी डेली लिमिट से जितना आपको डेली लिमिट में मीठा खाना चाहिए, एक वेट मेंटेन करने के लिए आप 3 गुना ज्यादा ले रहे होते हैं सिर्फ एक उस कैन की सूरत में। अब मोस्टली जो इशू आता है वो ये आता है कि वेट्स के हमारे इशू हैं, और आप कहना ये आपकी जिंदगी की मुद्दत कम होती है, या जो हमने बुढ़ापे की बात की कि बुढ़ापा हो जाता है। मेन इशू जो है इसके पीछे वो ये है सेहत का, इस पे जो मुज़र असर है ये आपको बीमार करती है। दैट्स वाई सब इश्यूज होते हैं ना लॉन्ग रन। लेकिन दूसरा यमुना, हमारे यहाँ पे एक ये भी कॉन्सेप्ट है, जो ब्लैक फिजी ड्रिंक्स हैं वो ज्यादा नुकसानदेह हैं आपकी सेहत के लिए, लेकिन जो व्हाइट वाली है वो इतनी नुकसानदेह दोनों में नहीं है। सेम है, द अमाउंट ऑफ शुगर जो है ना दोनों में सेम है, दोनों ही मीठी है। और बहुत से लोग फिर ये करते हैं कि उसका जो ऑल्टरनेट डाइट कोक्स वगैरह उसका जो है इस्तेमाल करें, डाइट जो जितनी भी है इसमें जूसेस भी आते हैं, इसमें सब चीज़ें आती हैं, वो भी हर एक के लिए मुफीद फ़ायदेमंद नहीं होती। ये चले एक स्टेप आपको दे देती है कि चले क्विट करना है, अगर आपने ख़त्म करना है, क्विट करना चाह रहे हैं तो वो एक स्टेप है, पर उस पर भी 100% इन्हिसार कर लेना वो भी डेंजरस है। इनफैक्ट ये मुझे डाइट को का भी ऐसे याद है कि कल मैं एक पेशेंट से बात करी थी, उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ दी है दूसरी वाली, मैं पीती ही हूँ। इसके अंदर भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। वो जो आपका एक कैन है उससे प्रॉब्लम ये है उसमें कोई भी चीज़ हेल्थी नहीं है। डाइटिशियंस जब हम करते हैं चीज़ों को कैटेगराइज, तो तब हम सबसे पहले कह रहे होते हैं कि ऑब्वियसली पहली कैटेगरी तो है, सबसे ऊपर हेल्दी कैटेगरी है घर का खाना। उसके बाद हम कहते हैं कि चले बाहर का खाना, वो वाला खाना जो बहुत ज़्यादा जिसके साथ मतलब चेंजेस नहीं किए गए। चले आपका चिकन है, अगर उसकी बाहर जाके आप ईटिंग आउट कर रहे हो तो आपको अगर स्टेक बन गए तो इतनी डेंजरस नहीं है, पर ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। या आपकी फिजी ड्रिंक्स हो गई, या बिल्कुल डब्बे की चीज़ें होगी, फ्रोजन प्रोडक्ट्स हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो टोटली अननेचुरल, उनमें हेल्दी एक चीज़ भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बेसिकली। एग्जैक्टली। और दूसरा, बहुत से लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि जनाब हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, चीज़ें तो हम लोग वाइट फिजी ड्रिंक में लेमन डाल के या नमक डाल के पी लेते हैं तो हमारा ठीक हो जाता है। ये आप मैदे के मसले मैंने अपने अब तक के करियर में ना जितने मसले देखे हैं ना, ये डायबिटीज, शुगर वगैरह, ये तो बहुत बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो अमूमन बहुत छोटी उम्र में भी होता है ना, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, स्पेशली उन बच्चों में मैंने नोटिस किया चीज़ जो जिनकी हॉस्टल रहने की हिस्ट्री रही है, कि जो अपनी जिंदगी का कोई अरसा, कोई हिस्सा हॉस्टल गुजारते हैं, घर से बाहर हैं, जिन्होंने बाहर के खाने बहुत खाए, जिसमें तेल का ध्यान नहीं रखा, और ड्रिंक्स भी फॉर एग्जाम्पल नहीं है, बच्चों को शौक होता है, बच्चे पीते हैं, और सर पे ध्यान रखने वाला तो कोई होता नहीं है। माँ होना तो पीछे से आती है कि ये क्या पी रहे हो, छोड़ दो, लेके चली जाती हैं वो। तो उन बच्चों को मैदे के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैंने बहुत छोटी एज में भी देखे, 18 साल 19 साल। और मैं इसके बारे में बात कम की जाती है मैदे के मसलों के बारे में, पर जितनी जिंदगी तबाह इस इंसान के होते हैं जिसको मैदे का मसला, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा और आपके हाथ से बात निकल के गया ना, तो आप कंप्लीटली दवाइयों पे आ जाते हैं, और उसके बाद जो और भी मसला होता है, आप कंप्लीटली बिल्कुल ही फीके फूड पे आ जाते हैं, बहुत ही मॉडिफाइड फूड पे आ जाते हैं। का मसला आ गया तो समझ लिया आपकी पूरी जो बॉडी है ना वो बीमार हो गई है। आप बाहर जाके कुछ खा ही नहीं सकते, आपने खाया, घर है तबीयत खराब, घर है तबीयत खराब। तो जो मैदे का मसला है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज यही चीनी वाले मशरूबात होते हैं। ये आपको जो पूरे का पूरा जो बैलेंस है ना ऑफ मैदा, आपकी अंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन्स और सारा जो क्योंकि मैदे तक बात नहीं होती, आपने जब खाना खा लिया, हमें ये होता है खाना खा लिया, अंदर चला गया, हमारा काम खत्म है। हाँ। वो ये भी तो देखें, उसने बाद में मैदे में जाके खत्म नहीं होना, तो यही तो लंबा प्रोसीजर है। कहते हैं यमुना के जी हमने खाना खाना है तो उसको हजम करने के लिए हमें ना फिजी ड्रिंक्स पीने की सबसे आसान, अगर हजम करना है ना, सबसे आसान और हेल्दी चीज ये ट्राई करने वाले बहुत बहुत आसान है, और घर में हर कोई कर सकता है। सिर्फ नींबू पानी पी ले, नींबू बहुत अच्छा हजम करता है। और फिजी ड्रिंक्स जो है आपको उस वक्त टेम्परेरी, तो चंद एक मिनट के लिए तबीयत थोड़ी शायद बाहर हो जाए, ये नहीं होती, ये आगे प्रॉब्लम भी करती है, क्योंकि इसका शुगर कंटेंट बहुत आई है। जिनको भी मैदे का प्रॉब्लम है, IBS है, IBD है, जिन लोगों को मैदे के मसलों को पता होता है कि आप बवल या कोई मैदे की बीमारियों के नाम ही है, तो ये और ख़राब होते हैं उससे। तो ये नहीं लेने चाहिए। उसको आपको 2 मिनट का सुकून दे दे कि फिर बाद में फिर दोबारा बात नहीं, मैदे में जलन है, गैस बन रही है, ये हो रहा है। स्पेशली जिन्हें वो गैस बनती है उनके लिए भी नींबू पानी बहुत अच्छा है। अच्छा, खाने के एंड पे या ग्रीन टी पी ले, नींबू डाल के, नींबू जरूर पार्ट बनाए अपनी डाइट का। हमने डालना है, लेकिन सिर्फ जो है फिजी ड्रिंक्स में नहीं डालना, बाकी चीजों में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे आपने भी बताया, ओबेसिटी, मोटापा, शुगर के मरीज इससे बढ़ते जा रहे हैं, उनको पता भी होता है यमुना के ये उनके लिए खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे शायद कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम मतलब खुद ही अपनी सेहत को खराब कर रहे होते हैं, बिल्कुल पता होने के बावजूद भी। क्योंकि पता है कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि एक मैं अक्सर चीज़ अपने मरीजों को कहती हूँ, कहीं भी कभी डिस्कशन हो तो मैं एक बात ज़रूर इस पर फोकस करती हूँ कि हम जिंदगी गुजारते हैं कि हम मेहनत करें, अच्छा पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को मेहनत करें, वो किसी एक मुकाम पे पहुँचे, अच्छे पैसे कमाएं, अच्छा खाएं पिएं, हम ये कहते हैं अच्छा खाएं पिएं, अच्छा रहें। एग्जैक्टली, हाँ। हम
अपनी मेहनत कर लेते हैं, पैसे भी कमा लिए, अच्छी जॉब भी हो गया, आप अच्छी इनकम भी ले रहे हो, हम उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज खाने पे लगाते हैं, पर ये नहीं देखते आप क्या खा रहे हो। तो जिसका बाकी परसेंटेज है फिर वो हॉस्पिटल लग जाता है जाके। बजाय इसके आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें, पर उसका स्टैंडर्ड जरूर देखें कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कैसे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब रोजाना बाजार से खाना कि यस आई कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं खाऊं, पर आप ये नहीं देख रहे कि उसके आपके हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके क्या मुज़र असरात आ रहे हैं। 40 के बाद एक अक्सर लोग जो है ना, ये 40 के जो अबव मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सब कुछ सही था, ये अभी बस कुछ हुआ है। मैं कहती हूँ कि अभी होना था, ये अभी तो एज थी, हार्मोनल चेंजेस एकदम से बहुत तेजी से हुए। आप लाइफ के ना फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। पहले आपका ये कॉलेज या चलो यूनिवर्सिटी तक का टाइम एक फेज होता है, तब तक अगर आप अच्छा खाते हैं ना, मीडियम से अच्छा, तो गुजर बसर हो जाती है। फिर स्पेशली खवातीन में फिर शादी होती है, फिर वो एक प्रॉपर प्रेगनेंसी के और बच्चा पैदा करने के फेज से गुजरती हैं, उससे बॉडीज बहुत चेंज होती हैं। पहला ट्रांजिशन यहाँ पे आता है उनकी बॉडी में कि उसके बाद समझ नहीं आ रही, अगर कुछ खराब आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे खा पी लिया, कोई प्रॉब्लम कर ली, या प्रेगनेंसी के पोस्ट प्रेगनेंसी वेट आपने लूज ना किया, उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, चेंजेस आती हैं, वो बड़े डिफिकल्ट टू डील विद होते हैं, मुश्किल होता है उनके साथ ना चलना। उसके बाद 40 के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, खवातीन में अमूमन 40 के बाद और मर्दों में 50 के बाद। और फिर आप कहते हो कि मैं पूरी जिंदगी यही रूटीन रखे कि अब क्या हो रहा है, वो अब नहीं हो रहा, वो छोटा छोटा पहले जो एक चीजें आप करते आ रहे थे। हाँ, देखिए आप घर का टेबल है ना, आप अभी आपके पास पड़ा हुआ, आपने बड़ी कोई A1 लकड़ी का भी लिया, बॉडी A1 अल्लाह ने दी थी हमें, हम सबको A1 दी थी बॉडी। ठीक है, आप रोजाना सिर्फ अपने नाखून से ना इसका ये एक हिस्सा इतना कुरेद के चले जाएं, ठीक है, 20 साल बाद वहां पे खराब हो जाएगा वो। बॉडी के साथ ये हो रहा होता है। वो एक दिन की फिजी ड्रिंक ने या के जो पाए शाय खा लिए, निहारियां खा ली, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं की, या आज के मोटापे ने प्रॉब्लम नहीं की। वो जो आप शुरू से खाते आ रहे थे रोज, फिर मोटापे में कन्वर्ट हुआ, उसने छोटे छोटे मसले शुरू किए। और पता है मसला ये भी है, जो शुगर की बीमारी है ना, फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली है। और ये हर ऑर्गन, इसके बारे में इसलिए मैं ज्यादा बात करी क्योंकि ये हर ऑर्गन को पकड़ती है, जितने भी आपके दिल हो गया, आपके गुर्दे हो गए, किडनीज को, हर चीज को पकड़ती है, सारे इसमें आ जाते हैं। और इसका एक मसला ये है कि ये ना फौरन से बताती नहीं कि शुगर हो गई है। पहले आपका मोटापा होता है, फिर आप प्री डायबिटिक फेज में आते हैं, फिर आप डायबिटिक होते हैं, उससे भी जब गंदी स्टेज में आते हैं ना, तब सिम्टम्स आते हैं, उससे पहले नहीं पता चल रहा होता। तो ये मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री है ना कि शुगर का मर्ज रहता है, तो स्क्रीनिंग एक दफा करवा लें, साल में एक दफा सिर्फ HbA1c का टेस्ट करा लें, आपको पता चल जाएगा कहाँ चल रही है शुगर आपकी। ठीक है। दूसरा यमुना, हम देखते हैं कि बच्चों को हम लोग ये जो फ्रोजन आइटम्स हैं ये बहुत ज्यादा देते हैं, बच्चे भी लाइक करते हैं और हम लोग भी खुद भी दे रहे होते हैं, जिसमें नगेट्स और बाकी चीजें भी आ जाती हैं, तो उनकी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह है, क्या उनको देने चाहिए ये फ्रोजन आइटम्स? अब फ्रोजन आइटम्स से मेरे दो इख्तलाफ हैं। एक तो ये कि फ्रोजन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो एक सहूलत के लिए हमें एक चीज़ बना के दी गई थी, क्योंकि वही वाली बात है कि जितना ज़्यादा हम एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं ना, तो सहूलत हमारा एक बहुत कॉमन एक फैक्टर बन जाता है कि सहूलत हो हर चीज़ में। फिर सहूलत में फ्रोजन प्रोडक्ट्स बड़े ईजी हैं, आपने डाले, बनाए, काम खत्म किया। उसमें सबसे पहली बात, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, ग्रोइंग एज के बच्चे, हमें अक्सर फीमेल्स कहती हैं हमारे बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, और या देखने में वीक है, या अगर देखने में वीक नहीं है, अच्छे खासे हेल्दी है, पर बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चा बीमार होता है। बच्चे का फ्रीक्वेंटली, बच्चे या खैर बड़े का, इंसान का फ्रीक्वेंटली ज्यादा बीमार होना, बार बार बीमार होना, हर वबाई मर्ज का बार बार हो जाना, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ी अलामत है कि बॉडी अंदर से वीक है। हमने कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी की बड़ी बात की, कुव्वत मुदाफत की बहुत बात की, वो यही चीजें खराब करती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको मिसाल के तौर पे डाइटिशियन कहती है कि भाई बच्चों के ग्रो करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, हर खाने प्रोटीन होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रोटीन किस टाइप की होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको प्रोटीन चिकन की फॉर्म में, घर के चिकन की फॉर्म में दे रहे हो, आप उनको घर में कुछ बना के दे रहे हो, कुछ चिकन कबाब बना के दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। मैं अक्सर पेशेंट से कहती हूँ कि बच्चों को ना कबाब घर का एक लाजमी एक जुज बना ले, पड़ा होना चाहिए ऑल द टाइम घर में। अच्छा, बाजार वाले फ्रोजन पड़े हुए होते हैं नहीं, पर अच्छा हर शेल्फ लाइफ, इसको एक वर्ड हम यूज करते हैं शेल्फ लाइफ। हर चीज जो ताजी चीज है ना आपकी, हर चीज की शेल्फ लाइफ है। जैसे दूध है वो 2-3 दिन में खराब होता है, सब्जी है, अब सब्जियों की टाइप होती है, कुछ अगर है वो जरा रह जाती है, टमाटर है वो जरा सख्त होते हैं, वो रह जाते हैं। जैसे फल है, अब केला है, उसके ऊपर दबाव दे देंगे आप, वो अगले 3 घंटे में ब्राउन हो जाएगा। सेब फिर बचत कर जाता है। इस तरह हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है, 1 हफ्ते तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, पर ये जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स है ना, हमारे बाकी जो बाजार के हैं, एक तो पहली बात, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंदर जो इसके चीजें डाल के बनी है वो हेल्दी नहीं है। फिर अगर आप उसकी लिस्ट देखें ना प्रिजर्वेटिव्स की, उन्होंने अगर जो डब्बे होते हैं सिर्फ ऊपर रेसिपी लिखी होती है, जितनी चौड़ी रेसिपी होती है उतने चौड़े अंदर ना ABCD के प्रिजर्वेटिव्स, आपको कुछ नहीं पता। उन्होंने कोड वर्डिंग में लिखा होता है E1 2 3 4, आपको नहीं पता वो क्या है, हमने कभी तवज्जो भी नहीं दी उस पर।
कभी नोट करें उस डब्बे के पीछे इतनी लंबी लिस्ट बनाई होती है कि इसमें ये डाल के इसको प्रिजर्व किया गया है, ये फ्लेवरिंग्स है, फलाना ऑयल तो फलाना ये। एक तो वो प्रॉब्लम वाला, वो जो लेबल इतना बड़ा वो प्रॉब्लमैटिक है। दूसरा फिर ये मैक्सिमम ये ना फ्राई होके बनते हैं, बच्चों को फ्राइड चीज नहीं देते। अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे ग्रोइंग एज है, फ्राइड दो, सब कुछ दो, बच्चों तो बड़े होना है। exactly. पर देखिए आप फैट की टाइप कौन सी दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा खाने का कहा गया तो उसमें अच्छी टाइप्स भी हैं, ठीक है। अगर आपको कहते हैं कि आपका लेट से शुगर लो हो गई है तो उसका अच्छा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट था शुगर से मुझे याद आया, एक बड़ा कॉन्सेप्ट था जब मैं छोटी थी, मेरी नानी जान जो है उनको बड़ी पुरानी शुगर हुई है, उनके बैग से, मतलब मैं बहुत ही छोटी थी, उनके बैग से ना टॉफीज निकला करती थी। अच्छा। तो मैंने अक्सर पूछा टॉफीज क्यों होती है, कहती शुगर लो होती है मेरी। तो उस टाइम पे कहा करते थे लोग कि जब आपकी हो लो तो आपने फौरन टॉफी खा लेनी है, मीठा खाना है कुछ। मीठा खाना है, मीठे में आसान तौर पे शुगर के मरीज जो है वो टॉफी रखा करते थे उस टाइम पे। पर वही बात है कि आप मीठा खाएं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। अभी भी रिकमेंडेशन यही है कि जब एकदम शुगर लो हो जाए, क्योंकि वो खतरनाक होती है, फिर मीठा जरूर खाएं, पर कौन सा मीठा। बेहतर है खजूर रख लें, जहाँ टॉफी रैप होकर टॉफी रखी जा रही है वहाँ खजूर भी रखी जा सकती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, अच्छा फैट बटर आप खिलाएं ताजा, जैसे आपने अभी फ्राई ना खजूर करें की उसको। बात की है यमुना, मुझे याद आ गया कि खजूर और ड्राई फ्रूट्स का हमारे यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट है कि हमने सिर्फ ये सर्दियों में खाना है, गर्मियों में नहीं खाना। तो ये कॉन्सेप्ट को चेंज होना कितना जरूरी है? इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। स्पेशली फीमेल्स को मैं ये कह के मोटिवेट करती हूँ कि अच्छे बाल और अच्छी स्किन चाहिए ना, ड्राई फ्रूट्स लाजमी खाएं। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद पे भी किया था, मैं स्टडी करी थी और मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में ये कि ये दाने निकालते हैं खवातीन। किसी चीज पे आ जाए ना कि दाने निकालते, खवातीन रिस्क भी नहीं लेती, हाथ भी नहीं लगा रही, सोचती भी नहीं है उसके बारे में, गुजरती उसके, ठीक है, क्योंकि एक दाना एक महीने की जाके खत्म होता है इतनी मेहनत से फिर वो। अच्छा, तो फिर मुझे पता चला, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे लिए बड़ी न्यू बात थी कि भाई ये अच्छे होते हैं स्किन के लिए। और यकीन कीजिए मेरे एग्जाम से, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे एग्जाम जुलाई में हुआ करते थे, जून जुलाई की गंदी वाली गर्मियों में, और मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए, मुझे मंचिंग करनी थी एग्जाम से। फिर मैंने कहा अच्छा मंचिंग के लिए हेल्दी ऑप्शन रखे, फिर वहाँ पे यही लिखा हुआ था उस बुक में बेसिकली कि ड्राई फ्रूट्स आ रहा है हेल्दी ऑप्शन, मंचिंग के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है, तो आपको कुछ उठा के खाने का दिल कर रहा है। और वाकई बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ट्रस्ट में, किताबें भी एक जगह, ये वाकई फर्क पड़ता है। और ये कोई सीजनल बात नहीं, मछली भी सीजनल नहीं है, गलत बात है। एग्जैक्टली, मतलब आप एतदाल में रह के खाएं, तो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी को जो हम अगर बूस्ट अप करना है और आजकल हमें ज़रूरत भी है, तो कौन सी ग़िज़ाएं खाएं। और दूसरा, जो हम जूसेस घर पे भी बनाकर पीते हैं, उनके भी औकात कार होने चाहिए कि कब हम पी रहे हैं और उसकी भी कितनी मिकदार में पीना है हमने। मैं जब भी ये रिकमेंडेशंस डिस्कस करती हूँ कहीं पे जाकर भी कि किस तरह चीज़ खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, मैं उसमें ये ज़रूर कहती हूँ कि एक अपने आप को ना ये ज़रूर समझें कि आप कभी मोटे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारी फैमिली में हमारे मोटापे हैं, हम हो जाते हैं मोटे, हमारे यहाँ पे है, हमारे खाने कुछ इस तरह के, कुछ रूटीन्स और लाइफस्टाइल इस तरह के हैं। क्योंकि कुछ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का हमारा जो मुल्क है ना, इसमें आपको मोटा हर तीसरा बंदा मोटा मिलेगा। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ आपको मोटा बंदा ढूंढना पड़ेगा, उनके लाइफस्टाइल जैसे है। तो हमारी लाइफस्टाइल मोटापे की तरफ 2 मिनट नहीं लगाते, बंदे को ले जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा वेट मेंटेनेंस की बात जरूर करती हूँ कि आप ना अपने आप को समझे, अगर आपका वेट ठीक है ना, तो ये ना समझे कि भाई मैं तो पतला हूँ, मेरा तो मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा है, बड़ी मस्त जिंदगी चली है मेरी पूरी, तो मैंने तो कभी मोटे होना नहीं, मैंने बड़े बड़ों को मोटे होते देखा है। अच्छा, उसके बाद आप समझे कि भाई आप वेट मेंटेन कर रहे हैं पूरी जिंदगी, ठीक है। जो वेट मेंटेनेंस भी है ना, इवन वेट लॉस भी है, इसमें एक ये फल की जो रिकमेंडेशन है ये सेम है, दिन में एक दफा जरूरत होती है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने लूज करना है तो एक दफा फल खा सकते हैं। उन लोगों को जूसेस अलाउ नहीं होते, जैसे डायबिटिक्स को, शुगर के मरीजों को जूसेस अलाउ नहीं होते, क्योंकि देखिए अगर आपने एक जूस बनाना है तो आपको कम से कम 2 सेब डालेंगे तो 1 कप बनेगा, छोटू सा कप बनेगा वो, ठीक है। तो आप फ्रूट की अमाउंट डबल कर रहे हैं। तो अगर आपने लूज करना है या डायबिटिक है तो ये चीज खतरनाक होती है, तो आपने 1 लेना है। अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, शुगर जो है उसमें कभी भी ना डालें, किसी किस्म का मीठा ना डालें, आप सारे बेचारे की तबाही लगा देते हैं। जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है उसकी बात कर रही हूँ। सीजनल फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल जरूर करें, बहुत हेल्दी होते हैं। मैं इसके बारे में एक और बात जरूर कहती होती हूँ कि अल्लाह ने ना सीजनल जो चीज़ें बनाई होती है ना, वो सीजन के हिसाब से बनाई होती हैं। हमारी बुक्स में, हमारे लिटरेचर में, मेडिकल बुक्स में जरूर लिखा होता है ये कि फलाना फ्रूट, वैसे भी कहते हैं सीजनल फ्रूट्स हो या बहुत हेल्दी है, जो भी ऐसी चीजें, जैसे सर्दियों में खांसी नज़ला जुकाम बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, खाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। यमुना अचट्ठा हमारे साथ मौजूद थी, डाइटिशियन है। यमुना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत अच्छी अब हमें इन्फॉर्मेशन देकर जा रही है, थैंक यू सो मच। और जैसे हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से और फ्रोजन चीज़ों के हवाले से कि वो हमारी सेहत को कितना खतरनाक नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो आज भी आपसे ये दरख्वास्त है कि जनाब इनसे थोड़ा सा इज्तनाब करें। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं बदलते मौसम के बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी डाइट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी सेहत को अच्छा रखें। लेकिन सेहत अच्छे होने के साथ साथ हमारी स्किन और हमारे बाल भी अच्छे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बहुत सी बीमारियां अपने साथ लेकर आता है, और साथ ही साथ जो ज़्यादा मसला आता है वो होता है हमारे स्किन का और हमारे बालों का। और इन मसलों से हम कैसे बच सकते हैं, हमारे चेहरे की रौनक कैसे हम बहाल कर सकते हैं, और बालों का जो रूखापन है वो भी एक अहम मसला बनता जाता है। बहुत से लोगों की जानिब से एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम की शिकायत की जाती है, पैचेस स्किन हो जाती है, बम्पी स्किन जैसे मसाइल जो है उनकी शिकायत की जाती है, और जिसकी वजह से स्किन और हेयर बहुत ज़्यादा रूखे और बेरौनक भी हो जाते हैं। तो बरसात के मौसम में स्किन केयर कैसी की जानी चाहिए, हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए ताकि हम इन सारी चीज़ों से बच सकें और हमारे बाल और हमारी स्किन जो है वो अच्छी रह सके, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है रुखसाना इबाद है, हर्बलिस्ट है, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट भी है। रुखसाना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। रुखसाना, जैसे कि एक मेरे ख्याल से अब हर किसी का, सिर्फ औरतें ही नहीं, अब मर्द भी इस चीज़ में शामिल हो गए हैं कि उनको एक चाहिए होता है कि उनके बाल जो है वो इस मौसम में रूखे ना हो, शाइनी हो, अच्छे नज़र आए। लेकिन आज के ज़माने में बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, रूखापन आ गया है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो वजह क्या लगती है आपको? बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से चंद बताती हूँ। उनमें जो मुझे ज़्यादा फील होती है वो स्ट्रेस है। अच्छा। आजकल हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। इवन छोटे स्टूडेंट्स को देखें, किड्स को देखें, उन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है स्टडीज़ का। तो स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से मुझे जो बेसिक लगता है, अदर उसके अलावा बहुत सारी और रीज़न्स हैं। ज़ाहिर है हमारी ग़िज़ाइयत वैसी नहीं है, पूरी नहीं होती, नींद हम पूरी नहीं लेते हैं। उसके अलावा जेनेटिकली भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे थायराइड्स हैं या कुछ भी और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह से भी, फिर गलत प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की वजह से भी अच्छा। हेयर फॉल और स्किन डैमेज होती है। सो और इसके अलावा बेशुमार और कॉजेज भी हैं, लेकिन ये चंद है। ये वो कॉमन है जो हम लोग अपनी डेली रूटीन में मेरे ख्याल से हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये चीज़ें या ये मसाइल जो है पैदा हो जाते हैं। दूसरा, अब हमें घने बाल भी चाहिए, हमें लंबे बाल भी चाहिए और शाइनी बाल भी चाहिए। तो उसके लिए हम अगर घर में अगर कोई टोटके वगैरह या हर्बल चीज़ों से कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं? मतलब ऑयलिंग तो करते हैं, साथ हम अंडे का मास्क अगर लगा सकते हैं तो वो कब लगा सकते हैं, कितनी मिकदार में लगाना है, और अगर हफ्ते में लगाना है तो कितनी दफ़ा लगाना है? कि प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। एक तो इनटेक बहुत ज़रूरी है, अंडा खाएं भी ज़रूर, लगाने से पहले अंडा खाएं ज़रूर, और उसके बाद लगाने के लिए वीक में एक दफ़ा बहुत है। आप अंडे के साथ कुछ भी 2-3 चीज़ें, जैसे शहद है वो मिक्स किया जा सकता है, उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया जा सकता है अंडे के अंदर उसको बीट करके और मिक्स करके उसका मास्क लगाया जा सकता है। वीक में एक दफ़ा इनफ है। अच्छा। उसके अलावा दही का बहुत मशहूर है हमारे मुल्क में, दही है, उसमें आप थोड़ा सा हनी और ऑयल, कोई सा भी ऑयल, ऑलिव है, कोकोनट है, कोई सा भी ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों के लिए सबसे बेस्ट है, या आर्गन ऑयल सबसे बेस्ट है। तो वो ऑयल मिक्स करके वो वीक में एक दफ़ा लगा सकते हैं, उससे बाल बहुत हेल्दी और शाइनी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ऑयलिंग जो है वो हम लोग कितनी दफ़ा करें? जब जब बाल धोएं तब बाल धोने से 2 घंटे पहले बालों को ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो शैम्पू हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं, जो मार्केट में शैम्पू हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ड्राई करते हैं बालों को। तो उनकी साथ के साथ केयर पहले से की हुई, ऑयलिंग की होनी चाहिए ताकि जो बाल हैं। लेकिन रुखसाना, जिनके ऑलरेडी ऑयली होते हैं कुछ लोगों के बाल के, वो एक दिन में, मतलब अगर सुबह वॉश करते हैं रात को उनके बालों में ऑयल आ जाता है, तो क्या उनको भी ऑयलिंग करनी चाहिए? देखिए, उसकी बिल्कुल उसी तरह से मिसाल दूंगी जिस तरह स्किन है, फेस की स्किन है। अब देखें, ऑयली स्किन का हम क्या कर रहे होते हैं कि और ज़्यादा हार्श क्लेंजर से फेस वॉश कर रहे होते हैं, और इवेंचुअली क्या हो रहा है, स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है। सो बालों के नीचे बहरहाल स्किन है, ठीक है, तो वो स्किन भी उसी तरह रिएक्ट कर रही है। सो उसको ऑयल की तो ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो शैम्पू चाहिए वो प्रॉपर कोई अच्छा शैम्पू चाहिए। अच्छा। ताकि वो ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस ना करे। और भी रीजंस हो सकती हैं, बट एक रीज़न ये है। दूसरा, हम देखते हैं कि मार्केट में रुखसाना बहुत सारे, जैसे आपने भी बताया कि मास्क एक तो हम घर पे बना के लगा सकते हैं, दूसरा मार्केट में भी अवेलेबल हैं अब
कि आप वहाँ से ख़रीद के आप लगाएं, वो क्या हमें लगाने चाहिए और जो उनमें चीज़ें मौजूद होती हैं वो हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए अच्छी हैं? क्या हर्बल मास्क भी मौजूद है? देखिए लगाने तो चाहिए, मार्केट से लेके भी लगाने चाहिए, बट अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो ऑर्गेनिक लिविंग की तरफ हूँ और ऑर्गेनिक लिविंग को प्रमोट करती हूँ, तो मेरे लिए तो हर सिंथेटिक चीज़ जो है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान है। बिल्कुल ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। उसमें मास्क भी, उसमें स्कैल्प मास्क भी हैं, हेयर मास्क भी हैं, फेस मास्क भी हैं, वो यकीनन अच्छे हैं स्किन के लिए, ऑर्गेनिक में भी हैं ये चीज़ें, ये बिल्कुल हैं, अवेलेबल है मार्केट में, हम लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे बाल हैं, हमारी स्किन है, वो बच सके। दूसरा, हम जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने रोज़ ऑफिस भी आना है और शो भी करना है, तो मैंने स्ट्रेट भी कराना है, देन मैंने ब्लो ड्राई भी कराना है, और बहुत सी लड़कियां फिर हेयर कलर पे कराती हैं। ये हमारे नुकसान, जो हमारे बाल हैं उनको कितना नुकसानदेह पहुंचाते? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब मैंने नुकसान की बात की, एक ये मैंने मिस कर दिया कि ये जो केमिकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, डाइज हैं और मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेटनिंग के केमिकल्स हैं, वो सारे नुकसानदेह हैं बालों के लिए। और ब्लो ड्राई और ये स्ट्रेटनिंग, ये भी नुकसानदेह है। कोशिश करनी चाहिए जितना एयर ड्राई कर सकें बालों को उतना बेहतर है। सो ये चीज़ें बहरहाल डैमेजिंग हैं। हाँ, अगर जैसे आपका प्रोफेशन है, आपकी रिक्वायरमेंट है, फिर उसकी केयर है उसी तरह से कि आपने अगर ब्लो ड्राई करना है या आपने स्ट्रेटनिंग करनी है तो उससे पहले सीरम्स हैं वो आप अप्लाई कर लें ताकि आपके बाल डैमेज नहीं हो। तो फिर उसके साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उसको ले सकते हैं, उसके साथ आप पहले से ही अपने बालों की केयर कर सकते हैं। बालों की केयर करें, और हर्बल चीज़ें भी मौजूद हैं मार्केट में। दूसरा रुखसाना, हम देखते हैं बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वो जब एक्सटेंसो कराते हैं या परमानेंट स्ट्रेटिंग कराते हैं तो उनके बाल बहुत थिन से हो जाते हैं और रूखे से हो जाते हैं। तो ये इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और ये हमारे बालों को कितना नुकसानदेह देते हैं लॉन्ग टर्म में? देखिए, एक किसी का अगर लाइफस्टाइल है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि उनको नहीं जाना चाहिए, बट केमिकल बेस्ड चीज़ों से जितना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं जो बाल को पहले स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और उसके बाद एक डिफरेंट शेप में लेके आते हैं। ठीक है, तो बहरहाल नुकसानदेह है बालों के लिए। जितना नेचुरल रहा जाए उतना बेहतर है, नेचुरल तरीके से। और अगर स्ट्रेट करने हैं, वही जैसे स्ट्रेटनर से किसी वक्त ज़रूरत पड़ती है वो कर लेने, बजाय इसके कि इस तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ जो कि बहुत हार्श केमिकल्स के साथ किया जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए। बट अगर करवा लेते हैं तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बाल बहुत नाजुक हो जाता है, बारीक हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा मास्क है, ऑयलिंग है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और अगर हर्बल तरफ जाया जाए, हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ, तो मार्केट में हमें ज़्यादा कौन सी लेनी चाहिए? हर्बल प्रोडक्ट में मैं बात कर रही हूँ अपने बालों के लिए। बालों के लिए देखें, शैम्पू से स्टार्ट हो। ऑयलिंग तो पहले की, ऑयलिंग मस्ट है, लेकिन शैम्पू बहुत ज़्यादा हार्श है, सल्फेट फ्री, पैराबन फ्री, वो तो आपको पता है एक पूरी मूवमेंट बन चुकी है। ठीक है, तो वो हार्श केमिकल्स जिसमें हैं वो शैम्पूज नहीं होने चाहिए, माइल्ड शैम्पूज हों ताकि बालों को कम से कम डैमेज हो। उसके बाद जब आप शैम्पू कर रहे हैं, फिर कंडीशनर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे अच्छे ऑयल्स हैं, आर्गन ऑयल है और इस तरह की चीज़, इस तरह और प्रोटीन्स हैं मुख्तलिफ तरह की कंडीशनर्स में होती हैं, तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ कंडीशनर। फिर मास्क हैं अवेलेबल, जैसे आपने पहले भी पूछा था मार्केट में, हाँ। तो मास्क, या आप घर में भी मास्क बना सकते हैं, प्रोटीन मास्क जैसे एग मास्क ही है। ठीक है, तो मास्क, फिर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है कि अगर बालों को कोई ट्रीटमेंट लिया है और वो डैमेज तो हुए हैं बहरहाल, फिर उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। समझे, वो नाजुक हो जाते हैं, वो बच्चे की तरह हो जाते हैं, अब उसकी केयर की ज़रूरत है। और ये तो हमने बालों की बात कर ली, रुखसाना, अब स्किन की तरफ आ जाते हैं। स्किन के भी बड़े मसाइल आजकल पैदा हो रहे हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही हैं। और गोरा करना है हमने स्किन को, तो हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करनी है, और उसके बाद जब वो ही हमारे स्किन को डैमेज कर देती हैं तो फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो उससे पहले ये जो गोरा करने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये कितने नुकसानदेह हैं हमारे स्किन के लिए, क्या क्या मसाइल पैदा कर सकते हैं? देखिए, गोरा करने की जो अभी तो वो थोड़ा सा पहले जब गवर्नमेंट ने वो एक रिपोर्ट शाया की थी, तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि मरकरी है, और बहुत मशहूर क्रीमों में मरकरी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो बजाय इसके कि गोरा करने वाली क्रीम्स जो स्पेसिफिक जो यहाँ चंद हैं, उनकी बजाय इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट्स यूज़ की जाएं जो कि ज़्यादा, वो इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल स्किन की हेल्थ के लिए अच्छे हैं,
उसमें विटामिन सी बेस्ड सीरम्स और क्रीम्स, अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है पाकिस्तान में, और अंदाज़ा है लोगों को कि विटामिन सी सीरम्स भी हैं, क्रीम्स भी हैं। वो आपकी स्किन को फ्रेश भी रखता है और एजिंग से भी महफूज रखता है, सन टैन से भी महफूज रखता है, और इन द एंड वो नुकसानदेह भी नहीं है। सो अगर यूज़ करनी भी हैं तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेफ़ हैं, जिनके इस्तेमाल से नुकसान नहीं है, बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, तो वो यूज़ करने चाहिए, बजाय इसके वो टिपिकल अगर फार्मूला क्रीम्स हैं वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। दूसरा, इस मौसम में जो बरसात का मौसम है रुखसाना, इसमें स्किन बड़ी पैची सी हो जाती है, बम्पी सी स्किन होना शुरू हो जाती है, इससे कैसे बचें, क्या करें घर में रह कर? देखिए, पैची स्किन के लिए तो अब पैची इसीलिए है कि कुछ एरिया स्किन का ड्राई है, ठीक है, तो वो वहाँ पैचेस बन रहे हैं ड्राइनेस से। एक तो एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है कि वो आप जो ड्राई लेयर आ गई है स्किन के ऊपर वो उतर जाए। आजकल बहुत अच्छे मुख्तलिफ तरह के केमिकल और फिज़िकल दोनों तरह के एक्सफोलिएंट्स मार्केट में हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ किए जा सकते हैं। पहले तो वो उसको जिसको आप उर्फ़े आम में कहेंगे कि स्क्रब करना, लेकिन वो टिपिकल स्क्रब्स नहीं हो, आजकल बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उसमें हो। और उसके बाद अच्छी तरह नरिश करना अपनी स्किन को, स्किन की क्या नीड है। स्किन आप उस जिस फर्द की स्किन पे ड्राई पैचेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी स्किन को ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है, और समटाइम्स हाइड्रेशन की ज़रूरत भी होती है। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि स्किन को पानी भी देना चाहिए, हाँ जी, और नरिशमेंट का मतलब है कि उसको लिपिड्स चाहिए, ऑयल्स चाहिए, और इस तरह की नरिशमेंट चाहिए। तो वाटर बेस्ड सीरम्स हैं वो भी इस्तेमाल करें। हाइलुरोनिक एसिड बहुत मशहूर इंग्रेडिएंट है, पाकिस्तान में भी अब उसका अवेयरनेस उसके बारे में आ गई है। वो जितनी भी स्किन की ड्राइनेस है उसको ख़त्म करता है। अच्छा, ठीक है, तो वो इस तरह की पैची स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सीरम पहले वाटर बेस्ड सीरम, और उसके बाद कोई भी लिपिड बेस्ड क्रीम या सीरम, तो वो ये दोनों का कम्बिनेशन उस पैची स्किन से महफूज रखेगा, महफूज रखते हैं। ये तो होगी वो चीज़ें जो हमें मार्केट से प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। घर पर हम किस तरह के मास्क बना सकते हैं अपनी स्किन के लिए, मतलब वो किसी भी स्किन के लिए, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए हो सकता है? देखिए, बहुत मशहूर हमारे यहाँ 5-7 तरह के चीज़ें हैं। बेसन है, घर में हर घर में यूज़ होता है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालते हैं। अब स्किन टाइप है, बेसन बेसिकली ड्राई करता है स्किन को। अब स्किन अगर फ़र्ज़ करें पहले ही ड्राई है और पैची है, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला जा सकता है, उसमें ग्लिसरीन डाली जा सकती है, उससे ये होगा कि वो स्किन को ड्राई नहीं करेगा। अब उसमें टर्मरिक डाली है, कुछ राइस फ्लोर डाला है, कुछ भी जो भी घर में मौजूद है, संदल पाउडर है, संदलवुड पाउडर है, कुछ जो अवेलेबल है वो डाला, और उसका मास्क बनाया, लगाया, और बाद में रब करते हुए उसको साफ कर दिया। ठीक है, इसी तरह से जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनके मास्क बन सकते हैं। ठीक है, आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं समझे आप लगा सकते हैं। बनाना पील है, उससे रब कर सकते हैं। ठीक है, बनाना खाया है और उसके बाद पील, बनाना बजाते खुद उसको मैश करके उसका मास्क स्किन के लिए और बालों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है, तो वो लगाया जा सकता है। सो घर में तो आप समझेंगे जो चीज़ आप खा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स में से आप उसको एज अ मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज हैं, उसका मास्क बहुत अच्छा होता है। टमाटर हैं घर में, हर घर में होते हैं, हर घर में होते हैं, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, तो टमाटर का पेस्ट बना के वो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, एलोवेरा है, बहुत घरों में घर में पौधा होता है, आप उसका मास्क लगा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है स्किन टू स्किन। बाज़-औक़ात स्किन बेयर नहीं कर रही तो आप खुद पता चलता है। एग्जैक्टली, वो रिएक्शन भी उसका हो जाता है। बिल्कुल, इवन एलोवेरा से एलर्जी होती है बाज़ लोगों को, तो वो खुद देखना होता है कि ये इंग्रेडिएंट हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये खुद देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे मेरी स्किन है, मेरे लिए एलोवेरा नहीं ठीक, मैं जब भी लगाती हूँ मुझे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन कर देती है, तो इसलिए मैंने एलोवेरा लगाना छोड़ दिया। इसी तरह अब हर कोई अगर कहेगा कि हमारी स्किन बड़ी अच्छी एलोवेरा के साथ हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन भी उसी की तरह हो। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्किन किस टाइप की है। दूसरा, हम देखते हैं कि बहुत से लोग आइसिंग भी करते हैं स्किन पर, क्या उससे भी ये पोर्स और ये चीज़ें बंद हो जाती हैं? रैशेस तो नहीं हो जाते आइसिंग से? देखिए, डायरेक्ट जो आइसिंग है वो तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि किसी भी तरह का शॉक स्किन को देना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करना या बहुत ज़्यादा ठंडा, दोनों ही नुकसानदेह हैं, बालों के लिए भी स्किन के लिए भी। ठीक है, और जब आपने कॉजेज पूछी, उसमें बालों की कॉजेज में अब मुझे वो आपकी आइसिंग से याद है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से जब शावर लेते हैं
तो तब भी आपके बाल डैमेज होते हैं। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, तो आइसिंग भी उसी तरह से है, अगर करनी हो तो फिर उसको फैब्रिक में लपेट के ताकि वो थोड़ा माइल्ड हो जाए और एक ठंडा पानी और सूदिंग थोड़ा सा फील हो, उसको कर सकते हैं। मिनिमाइज करता है कोल्ड वाटर, अच्छा होता है स्किन के लिए, बट वो बेयरेबल हो, अच्छा एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम्स दोनों सूरतों में, चाहे गर्म है चाहे ठंडा है, वो अच्छा नहीं है, उसको अच्छा नहीं है। दूसरा, जैसे मैं पोर्स की बात कर रही थी, ओपन पोर्स हो जाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ट्रीटमेंट्स हैं या क्या घर पर हर्बल चीजों से हम कर सकते हैं? देखिए पोर्स, बेसिकली पोर्स तो जरूरत ही इसलिए बनाई गई, ठीक है। ओपन पोर्स अगर बहुत ज़्यादा नुमाया हो रही हैं, उसके लिए ज़रूर कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली तो ये स्किन की नीड है। बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही होती, लेकिन पर्सन उसको ज़्यादा फील कर रहा होता है। तो मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझ रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, तो उसके लिए वही हाइलुरोनिक एसिड जो मैंने बताया, वो स्किन को प्लम्प करता है। जब स्किन प्लम्प होती है तो वो पोर्स जो हैं कम विजिबल होती हैं। फिर इसी तरह से विटामिन B3 है, नियासिनामाइड है, वो उसकी बेस पे कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ करें, वो पोर मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में और अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो स्किन के लिए हेल्दी हैं और पोर्स को क्लॉग नहीं करते, बजाय इसके कि पोर को किसी चीज़ से फिल कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने के लिए, वो क्लॉग कर देती हैं पोर्स को और फिर एक्नी होती है। उसकी बजाय ऐसी प्रोडक्ट जो फ्यूचर में उन पोर्स को मिनिमाइज कर दे, मतलब वो और भी आपके मसाइल पैदा कर सकती हैं आपके स्किन के हवाले से। रुखसाना इबाद मौजूद थी हमारे साथ, हर्बलिस्ट है, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट है। रुखसाना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जैसे हम हर्बल चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह हमारी बालों को और हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं धरती के उन सपूतों की जो दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा फख्र से बुलंद करते हैं। तो पाकिस्तान के सैयद इमाद अली ने कराची में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड इंग्लिश स्क्रैबल प्लेयर्स एसोसिएशन के यूथ कप का फाइनल जीत लिया है। कोरोना वायरस की वजह से यूथ कप, जिसे पहले आलमी यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप कहा जाता था, उसके मुकाबले ऑनलाइन मुनक्किद हुए और पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी मर्तबा वर्चुअल चैंपियनशिप की मेजबानी की। सैयद इमाद अली इससे कबल 2018 में मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाला वेस्पा यूथ स्क्रैबल कप भी जीत चुके हैं। वो 2 मर्तबा वेस्पा यूथ कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए। और इमाद मजमूई तौर पर जूनियर लेवल पर पाकिस्तान के लिए 3 आलमी एजाजात भी जीत चुके हैं, जिनमें 2 वेस्पा वर्ल्ड कप और 2019 की वर्ल्ड जूनियर स्क्रैबल चैंपियनशिप शामिल है। इमाद ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने एजाजात अपने नाम कैसे किए हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयद इमाद अली ने। इमाद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो इमाद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये जो वर्ल्ड स्क्रैबल वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, हमारा भी नाम रोशन किया। कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। महसूस तो अच्छा ही होगा, क्योंकि 2 महीने से मैं इसके लिए मेहनत करी थी, इस कप के लिए। तो जब भी मेहनत का सिला मिलता है तो खुशी होती है। तो इमाद, हमें पहले तो वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के बारे में हमें बताइएगा। एक्चुअली ये होता क्या है, कितने अरसे के बाद होता है और इसमें कितने जो ममालिक हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं? वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप हर साल होती है और ये अंडर 18 प्लेयर्स के लिए होती है। तो मतलब इसमें जो भी आना चाहे दुनिया से वो आ सकता है, बस ये है कि अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। अच्छा, और अभी जब आप इसमें हिस्सा ले रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, तो कितने लोग थे मैक्सिमम जिनसे आपका मुकाबला था? टोटल 72 प्लेयर्स थे। अच्छा। और हमारी टीम में 8 थे। अच्छा, ठीक है। और अगर फाइनल की बात की जाए तो आपके मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी था, कहाँ से था वो? फाइनल स्टेज में अराउंड 10 प्लेयर्स थे और उसमें से 13 गेम्स हुए थे।
उसमें 9 गेम में फतह हासिल करी। तो अमाद, इसके लिए क्या करते हो? क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, और शौक कैसे पैदा हुआ? आप क्या करते रहते हो इसके लिए आप? मुझे बचपन से शौक था। 6 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था अपने अब्बा के साथ। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि ये गेम होता क्या है, और जैसे जैसे खेलता गया जितना शौक बढ़ा। अच्छा। फिर मेरा स्कूल BVS पारसी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा कि कॉम्पिटिटिव ट्रैवल भी होती है, उसमें यानी टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उसमें भी मैंने शिरकत की और उसमें भी कामयाब हुआ। ठीक है, तो अभी तक अगर अमाद ओवरऑल बात की जाए तो अभी तक कितने मुकाबलों में आप हिस्सा ले चुके हो और जीत भी चुके हो? नेशनली तो काफ़ी टूर्नामेंट्स में खेले हैं। पाकिस्तान शेबल एसोसिएशन हर मंथ कराते हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ। और इंटरनेशनल बात करें तो 2016 में वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप खेली थी, उसमें अंडर 12 की टाइटल जीती थी। और 2017 में भी इसी टाइटल को डिफेंड किया था 2 दफ़ा। फिर 2018 में जूनियर वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप होती है, उसमें भी टाइटल डिफेंड करा। और दुबई में वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप वापस हुई थी, उसमें फतह हासिल की। और जैसे कि आप इस दफ़ा तो वर्चुअल हुई क्योंकि कोरोना की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन हो रही थी, तो जब पहले आप टूर पे जाते थे वहाँ पर जाके कैसा फील होता था? कैसा एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस कैसा होता था आपका वहाँ पर? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आप नई जगह ट्रैवल करते हैं, नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। मतलब आपके एक्सपीरियंस बढ़ता है कि लोग दुनिया कैसी है। और जैसे कि टीम होती है, उसमें सारे दोस्त ही होते हैं, तो मज़ा ही आता है कि साथ खेलें, साथ घूमें। अच्छा, मुझे बताइए बात कि ये स्क्रैबल आपके घर में और भी कोई करता है जिससे आपको शौक पैदा हुआ, या सिर्फ आप ही हो वाहिद अपने घर में? पहले खेलता था मैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनको अच्छा। शौक था। हाँ। अब तो इतना नहीं खेलते, अच्छा। लेकिन शौक तो है। अच्छा, ठीक है, मतलब उन्हीं को देख देख के आपको जो है ये शौक पैदा हुआ। तो मुझे बताइए, ये जो स्क्रैबल के लिए स्पेलिंग याद करना, उनको अच्छे तरीके से याद रखना, देन वसी वोकैबुलरी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? तो क्या इसके लिए आप हर टाइम पढ़ते रहते हो? जी, बेसिकली वोकैबुलरी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये था कि पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बताया कि कैसे खेलते हैं, वर्ड्स किस तरह बनाते हैं, प्रैक्टिस किस तरह करते हैं। और उन्हें कोचेस भी दिए, मोइज़ बेग, वसीम खत्री। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि वर्ड्स याद कैसे करते हैं थ्रू ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। और मुझे रीडिंग का भी शौक था बचपन से, तो उसने मदद की। अच्छा, तो इसके लिए कितनी प्रैक्टिस आपको डेली रूटीन में करनी पड़ती है इमाद? अराउंड 1-2 आवर्स, डिपेंड करते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं देता हूँ। और यही अभी अगर आप पूछा जाए कि आगे क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, तो मतलब बड़े होकर और क्या बनना है, आपने क्या सोचा है फ्यूचर में क्या करना है? अभी सोचा तो नहीं है, प्रॉब्ली कॉमर्स की फील्ड में कुछ चुनेंगे, बाकी सोचते हैं, अभी सोचा नहीं। ठीक है जी, हमारे साथ सैयद इमाद अली मौजूद थे और स्क्रैबल चैम्पियन है, और जो इस साल की भी जो चैम्पियनशिप है वो भी उन्होंने अपने नाम कर ली है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस दफ़ा कोरोना की वजह से वो नहीं जा पाए और वर्चुअल हुई थी, जिसमें उन्होंने मुसलसल दूसरी दफ़ा भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और वो चैम्पियनशिप अपने नाम की है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इसके बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की जिसने माशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आने वाले शर्मनाक वाक़े के बाद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को चंद तजावीज़ भी पेश की गई हैं, जिनमें सूबे भर के तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स, यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स और यूट्यूबर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक
पीएचए ने इस हवाले से इकदाम करना भी शुरू कर दिए हैं और जिसके बाद पार्क्स में हर किस्म की वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद की जाएगी और सिर्फ नेशनल मीडिया को ही वीडियो बनाने की इजाज़त होगी। दीगर सोशल मीडिया चैनल्स को वीडियोस बनाने के लिए पेश की स्क्रिप्ट जमा करवाना होगा और यहाँ पर उसकी इजाज़त लेनी होगी और पार्क्स में तैनात सिक्योरिटी अहलकार पार्क्स में आने वाले अफराद की जानिब से वीडियोस बनाने पर नजर रखेंगे। फैसले की खत्मी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार देंगे। इस हवाले से मजीद क्या क्या तजावीज़ पेश की गई हैं और ज़ेर गौर भी हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज ज़िशान रशीद साहब हैं, वाइस चेयरमैन है पीएचए के। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसके बाद जो है वो पीएचए पर भी काफ़ी तनकीद सामने आ रही है कि उस वक्त पीएचए के गार्ड्स कहाँ पर थे, तो हमें बताइएगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या है और क्या वाकई वहाँ पर गार्ड्स मौजूद नहीं थे पीएचए? देखें, एक तो आपके कैमरास जो है वो 24 घंटे बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और अगर कोई ऐसा वाकया हो तो सबसे पहले यही आपके कैमरास जो हैं वो निशानदेही करते हैं। किसी भी माप को भी कभी भी दानिस्ता तौर पे कोई गलती कोई वाकया के लिए कोई ग्राउंड्स तैयार नहीं किए जाते। ये एक वाकया था जो बड़ा अफसोसनाक था और हो गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसी गलती पीएचए की नहीं थी कि आप इसे मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। हाँ, अलबत्ता जिन ऑफिसर्स की कोताही इसमें शामिल थी, जो गफलत के मुर्तकिब हुए, उन्हें इसके हवाले से पनिशमेंट भी दी गई, आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वाक़ये की जो पसे पर्दा जो पहलू थे, उसके बाद ज़ाती तौर पे मुझे बतौर वाइस चेयरमैन ये एहसास हुआ कि हम इसमें रिफॉर्म्स लाएं ताकि फैमिलीज जो हैं वो उनकी प्राइवेसी भी बरकरार रहे और ख़वातीन, बच्चे और हमारी बेटियां जो हैं वो अच्छे तरीके से तफरीह कर सकें। ठीक है। इसके लिए कुछ तजावीज़ थी जिसमें सरे फहरिस्त ये थी कि अब देखें, आप बड़ी नपी तुली बात कर रहे हैं, जो आपको कहा जा रहा है आप सिर्फ वो बोल रहे हैं। आपके जो रिपोर्टर फील्ड्स में होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं। एक नेशनल मीडिया आप रन कर रहे हैं तो मुख्तलिफ मुकामात पे आपके फिल्टर हैं जो इस बात को रोकते हैं कि यह बात ठीक चल रही है, कोई कौमी मफाद के खिलाफ बात तो नहीं है। लेकिन एक आज़ाद और बेरब्त और ऐसा बेलगाम मीडिया पिछले 1.5 साल से रियासती इदारों के खिलाफ, यानी आपने किसी की करैक्टर असैसिनेशन करनी हो, आपने किसी को बैठे बैठाए कादियानी कहना हो, आपने किसी फौज किसी पर गद्दारी का कुछ भी आप करना चाहें, आप अपना मोबाइल पकड़ें, आप टिकटॉक बनाए और चले जाएं। बिल्कुल ऐसे तो, ये ज्यादातर सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चल रही है, मुहिम चल रही है। मुझे बताइए कि ऐसे वाकयात की तदारुक के लिए जो है पीएचए ने क्या जो है इसीलिए ये बतौर वाइस चेयरमैन मैंने कुछ तजावीज़ दी। अच्छा, ये जो तजावीज़ थी ये कोई बिल्कुल ज़ाती नहीं थी। सोशल मीडिया पे इस अलमनाक और अफसोसनाक वाक़े के बाद मुसलसल लोग इस पे बात कर रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो उसमें बहुत ज़बरदस्त तजावीज़ थी और जो मतलब जिस पे अमल दरामद हो सकता था उसको सम करके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पेश करने के लिए रखे हैं। अगर सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर इस पे एग्री किए तो फिर इसकी मंजूरी के लिए हतमी तौर पे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब को भेजेंगे। मतलब अभी इस पे फैसला नहीं हुआ? देखें, इस वाक़े के बाद इसमें तजावीज़ है, प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है कि शायद फैसला हो चुका है और पाबंदी लग चुकी है। देखें, आप जो बात करेंगे आप बिल्कुल मशहूर बात करेंगे, हकीकत पर मबनी करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फैसला भी कर सकते हैं, इवन के आप कोई नई तैनाती भी सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। तो वो एक रिलायबल सोर्स नहीं था, लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट और जो खबर थी वो ये थी कि कुछ रिफॉर्म्स के लिए तजावीज़ जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रखी गई हैं, जिस पे तमाम मेंबर्स मुशावरत के बाद तजावीज़ खत्मी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भेजेंगे। वो भी भेजी गई है, अभी उस पर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। दूसरा सर, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और बेशतर पिछले हम देख भी रहे हैं कि हुए भी हैं, तो क्या उस मकाम पर जो कैमरास लगे हुए होते हैं, जो गार्ड्स वहाँ पे तैनात होते हैं, वो मॉनिटर नहीं कर रहे होते? कैमरा से भी आप लोगों की एक टीम होती है जो मॉनिटर कर रही होती है, क्या उन लोगों को उस वक्त कोई मशकूक चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि हो सकती है ये? अच्छा, यहाँ पे बात करने का कतई मकसद ये नहीं है कि मैं किसी इदारे को तनकीद का निशाना बनाऊँ या किसी को यहाँ पे बैठ के मोर्दे इल्ज़ाम ठहराऊँ। जब कोई वाक़या होता है तो उसके पीछे बहुत सारी कोताहियाँ शामिल होती हैं। अगर सब कुछ चीज़ें ठीक हों तो शायद ये चीज़ें ना हो सकें। आप ये देखें कि 13 और 14 अगस्त की ये एक्चुअली ये लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही इस वाक़े के पसे पर्दा क्या मामला हुए। सिक्योरिटी कैमरास को
बंद कैसे बंद हो गए और किस तरह PHA पे जिम्मेदारी उन्होंने डाली, ये सब बातों के पीछे एक बात आपको मैं बताता हूँ। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब जब नौजवानों ने हल्ला बोला ग्रेटर इकबाल पार्क का मेन दाखिली दरवाज़ा तोड़ने के बाद, चूंकि आतिशबाजी मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस और कोविड SOPs के तहत हमने इस दफा मनसूख की थी, तो लोग वो रूटीन के पिछले साल में चूंकि हमारा ये चलता रहा, उसी तरह लोग हजारों की तादाद में मौजूद थे। ठीक है। और जब वो दक्कम पेल में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो उसी दौरान जो हमारे CCTV कैमरास थे उनको नुकसान पहुंचा। अच्छा। उस वक्त ये बंद हुए। ठीक है। अब ये जो ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब ने बहुत सख्त इकदाम उठाए, इस मामले को बहुत संजीदा लिया और हंगामी बुनियादों पे काम किए, और जो ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब 13 और 14 की दरमियानी रात ऐसे वाकयात हुए हैं तो फिर 14 को पुलिस ने सिक्योरिटी क्यों फ्राहम नहीं की। बिल्कुल ऐसे। ये एक्चुअल एक वजह थी जो हमारे पुलिस के जो ऑफिसर्स थे मुअत्तल हुए उनकी वजह थी। तो जो कैमरास नहीं बंद थे हमारे, बाहर अगर आप चले जाएं सेफ सिटी के तहत पूरे उसके गिर्द कैमरास लगे हुए थे, इंडोर भी कैमरास लगे हुए थे। उस दक्कम पेल के दौरान कैमरास जो थे वो खराब हुए, जिसको अब रिपेयर कर लिया गया है। ठीक है जी। तो सर क्या ये लाहौर के जो वाकयात, इन तरह के वाकयात के बाद क्या ये ज़ेर गौर है चीज़ें कि अब ख़वातीन के लिए अलग से पार्क्स बनाए जाए? देखिए, आपने पाकिस्तान में कई ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं जो सिर्फ फैमिलीज के लिए, बिलखुसूस फ्राइडे टू संडे, जब अभी तो कोविड की वजह से 2 दिन ऑफ है, अदरवाइज खवातीन के लिए फैमिलीज के लिए मुख्तस है। अब ये क्यों है? जब बिजनेस एक्टिविटी के लिए सिर्फ आप फैमिलीज का चुनाव करते हैं तो हम पार्कों में क्यों नहीं कर सकते? बेशक ऐसे ही। आप देखिए बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, मसलन मैं आपको अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को लेके किसी गैदरिंग में नहीं जाता जहाँ पे रश ज्यादा हो। अब चूंकि मेरी अपनी एक प्राइवेसी है, क्या जो चीज मैं अपने लिए पसंद करता हूँ मैं आपके लिए नहीं पसंद कर सकता, अपनी बेटियों के लिए, अपने मुआशरे के लिए वो चीज पसंद नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक तजवीज सिर्फ ये थी कि आप 3 दिन, आखिरी जो 3 दिन होते हैं फ्राइडे टू संडे, वो मुख्तस कर दें फैमिलीज के लिए। और एक जो वो लड़कों के जत्थे आते हैं जिसमें फैमिलीज को हरासा करने के भी वाकयात पेश आते हैं, मैं सिर्फ पार्क की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज हर जगह पे, तो वहाँ पे ऐसे वाकयात की रोकथाम और फैमिलीज की प्राइवेसी रहे, इसके लिए मुझे ये जरूरी लगता है कि ये दिन 2-4 देने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा सर, हम देखते हैं कि लाहौर में कई पार्क्स ऐसे हैं जो एकड़ों पर मौजूद हैं, बनाए गए हैं, तो इतनी बड़ी जगह को फिर चेक एंड बैलेंस वहाँ पे करना कैसे आप लोग मुमकिन बनाते हो? कितना वहाँ पे स्टाफ होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स, कैमरास लगाए जाते हैं? देखें, एक तो हमारे जो कुछ गार्ड्स और कुछ हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो मुसलसल पेट्रोलिंग पे रहते हैं। इवन कि आप कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप अपने कैमरे से 1-2 तस्वीरें लेंगे तो हमारा स्टाफ वहाँ पे आ जाएगा कि आपकी बहन, मैडम, ये चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ 1-1.5 साल के अरसे में जिस तरह ये टिकटॉकर्स ने हमारे मुआशरे को में एक बिगाड़ और उसका तवाज़ुन ख़राब करने की कोशिश की है, तो उसके लिए ये चीज़ मुमकिन थी। मैंने आपको पहली बात ये की थी कि उन तजावीज़ को लिया गया जो काबिले अमल दरामद जिन पे मुमकिन है। ये सारी वो चीजें हैं, हमारा स्टाफ मौजूद होता है, एकड़ों पे ही रकबा है हमारा, लेकिन स्टाफ भी हमारा सैकड़ों में है। और सर, अगर इस फैसले पे अमल दरामद हो जाता है, या फैसला जो आपने तजवीज़ भेजी है इन पे वज़ीर आला साहब मंजूरी दे देते हैं, तो क्या जो सारे टिकटॉकर्स, जैसे मैं बता भी रही थी, जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर ममनून होंगे कि वो वीडियोस नहीं बना सकते? नहीं, थोड़ी सी इसमें मैं वजाहत करना चाहता हूँ। कतन हम किसी किस्म के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं करना चाहते। सिर्फ इसका मतलब ये है कि जब कोई टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स आए, आप देखें कि जब आप आएंगे आप बिल्कुल अपनी एक पॉलिसी के तहत बात करेंगे, आपको इस चीज़ का पूरी तरह एहसास है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपके अपने रियासती इदारों की अहमियत क्या है और आपके इदारे की पॉलिसी क्या है। लेकिन टिकटॉकर्स जब आते हैं तो इनका कुछ नहीं पता होता। जब तक ये अपना कंटेंट शेयर नहीं करेंगे, अपना स्क्रिप्ट शेयर नहीं करेंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इनको इजाजत देनी चाहिए कि नहीं। ये बड़ी मुस्बत तजवीज़ है जिसमें लोगों की किरदार कशी बंद हो सकती है, जिसमें इहलाकियात के दायरे हम वज़ा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी पॉजिटिव है
इस पे किसी को एतराज, इवन के टिकटॉकर्स को भी एतराज नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि जो टिकटॉकर्स काम कर रहे हैं वो सब आयात कुरान, अहादीस, छोटे छोटे इस्लामी वाकयात भी तो 30 से 1 मिनट के क्लिप में मिलते हैं ना आपको। यानी हर चीज के नेगेटिव नहीं, मुस्बत पहलू भी होते हैं, तो ये बहुत बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने मखसूस कर लिया है जो हमारे मुआशरे में अदम इस्तेहकाम और तवाज़न जिसका खराब किया जा रहा है। सर ये तो बात हो गई है थोड़ी सिक्योरिटी और इन चीज़ों के हवाले से, थोड़ी सी माहौलियात के बारे में बात कर लेते हैं। लाहौर में मजीद 3 मवाकी जंगलात का लगाने का फैसला किया गया है, कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे ये? देखिए, एक तो बड़े पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि दुनिया में अर्बन फॉरेस्ट्री में जो सबसे बड़ा एक अर्बन फॉरेस्ट मियावाकी का जो बनाया वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने बनाया। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़े कम और महदूद वसाइल में रहते हुए हमने दुनिया का सबसे बड़ा ये फॉरेस्ट बनाया है, जिसका क्रेडिट हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलखुसूस सरदार उस्मान बुज़दार साहब को जाता है, जिन्होंने हर मुमकिन तामुन हमारे साथ किया, फंड्स की फराहमी की और फिर हमारी हौसला अफजाई के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए। तो इसके बाद मैं जो क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे वो जो बागबान जिन्होंने 27-28 दिन रात गर्मी सर्दी आंधी तूफान में बैठ के काम किया, तो ये एजाज़ था आपके लिए, मेरे लिए और इस मुल्क के लिए। बिल्कुल। अब जब हमने देखा कि 80 के करीब तो हम फॉरेस्ट लगा चुके हैं पूरे लाहौर में, पॉलिसी ये थी कि आप लाहौर के किसी भी घर से निकलते हैं तो 15 किलोमीटर की रेंज में आपको एक फॉरेस्ट जरूर मिल जाएगा। अच्छा। उसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 2 कनाल भी हो सकता है, 4 कनाल, यानी जहाँ पे जितनी जगह मुयस्सर थी वहाँ पे हमने ये लगाया। ठीक है। इसके 2 आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो इससे लाहौर का मजमुई जो हम नई नई चीज़ें देखते हैं, कभी सांस की बीमारी, कभी स्मोक और कभी आंखें, ये सब चीज़ों के खात्मे के लिए हमें ये लगता है कि जब लाहौर का फॉरेस्ट से ये भरपूर दरख्त जब बन जाएंगे 30 फीट से तजावज़। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी। शॉर्ट टर्म पॉलिसी ये थी कि जिसमें 3 साल में ये एक घने जंगल की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, तो लाहौर का मजमूई दर्जा हरारत कम होगा, स्मोक का खात्मा होगा और फिर जो एनवायरनमेंट है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपको बिल्कुल वही दोबारा जो बागों का शहर कहलाया जाता था वो हमें दोबारा मिल जाएगा। तो ये जो नए लग रहे हैं मेवाकी जंगलात, ये कहाँ कहाँ पर लग रहे हैं? देखें, एक तो हमने जो अब दोबारा शुरू किए हैं वहाँ पे एक तो लाहौर में अलामा इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल में 50 कनाल अराजी पर हमने बनाए। ये दुनिया का दूसरा बड़ा फॉरेस्ट होगा। इसके बाद जोहर टाउन के इलाके में और एक शादरा के इलाके में, और इसी तरह सगिया के नियरेस्ट भी हम 2 फॉरेस्ट और लगा रहे हैं। तो इस जो इनके कितने दरकार होता है इनको अरसा कि ये अच्छे खासे उग जाएं और जंगल की शक्ल इख्तियार कर? एक तो ये एक जापानीज टेक्निक थी जिसको इसलिए अडॉप्ट किया गया कि हमारे पास तो आप देखें कि लाहौर पूरे को और फिर पंजाब के बेशतर शहरों को कंक्रीट का शहर बना दिया गया, लेंटर ज़्यादा कर दिया गया। तो जब हमने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक प्लांट्स लगाने का आगाज़ किया तो हमारे पास तो जगह ही नहीं थी, यानी रिंग रोड को भी कवर कर दिया गया। अब जब हमें दिक्कत हुई दरख्त लगाने के लिए, जगह मुयस्सर नहीं थी, तो फिर हमने एक टेक्निक अडॉप्ट की। ये जापानीज टेक्निक थी मियावाकी। अब इसकी टेक्निक ये थी कि आप एक कनाल के ऊपर 1125 दरख्त लगाते हैं। अच्छा। इन 1125 दरख्तों में 50 से ज्यादा इकसाम के दरख्त लगाए जाते हैं जो हमारे इंडिजिनस, हमारे देसी दरख्त होते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर कोई 2 कनाल का है तो फिर आप मल्टीप्लाई करते जाएं इस तरह। तो इसकी टेक्निक ये थी कि जब आप इसको एक दफा लगा देते हैं तो 1-1.5 महीने बाद आपको इसकी उस तरह निगहदाश्त भी नहीं करनी पड़ती जिस तरह आप बाकी पौधों की, दरख्तों की करते हैं। ये अपनी ग़िज़ा भी खुद मैनेज करते हैं और ये 3 साल में घने जंगल की शक्ल इख्तियार करते हैं। इसका एक एविडेंस आपको देना चाहता हूँ। आज से 2.25 साल पहले लिबर्टी पार्किंग एरिया में एक फॉरेस्ट लगाया गया था। अगर आपके कैमरास दिखाएं या कभी आप विजिट करें तो अब वो 20 फीट के करीब वो दरख्त जा चुके हैं, यानी 2.25 सालों में उसकी हाइट जो है वो 20 फीट हो गई है। तो ये 3 सालों में 30 फीट से तजावज़ कर जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में आपको आज तो कौवे और चील के अलावा कुछ नजर नहीं आता। आपको वो जो नकल मकानी और हिजरत करके मखसूस सीरिया से और पूरी दुनिया से वो परिंदों का लाया करता था, वो भी आपको नजर आएंगे। आपको तितली फिर से नजर आएगी, आपको जुगनू फिर से नजर आएंगे और आपको गुलहरी फिर से नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारा जो माहौल है वो मेरे ख्याल से मजीद बेहतर हो जाएगा क्योंकि आगे स्मॉग का भी सीजन आने वाला है, सर्दियां आने वाली हैं। तो वो जो हम लोग शिकायत करते रहते हैं कि स्मॉग का सीजन और हमारे लिए बहुत बीमारियां भी लेकर आता है, तो
इस साल हमें शायद उससे बच सकते हैं। इंशाल्लाह हाँ। अगर हम इस साल ना बच सके तो आपको उसकी शिद्दत में जरूर कमी होगी। अगर आपने महसूस किया हो तो पिछले साल भी ये थोड़ी कम थी। हाँ जी, बिल्कुल इसका ऐसे ही। दौरानिया बड़ा महदूद था पिछले साल। तो सर क्या खबरें आ रही हैं कि सर कल पीएम साहब भी आ रहे हैं मिवाकी जंगल की इफ्तिताह करने, कोई है खबर ऐसे? देखें बिल्कुल वो शेड्यूल तो है, लेकिन अभी इस पे कोई वाज़िया तौर पे अच्छा। अभी कोई हमें कोई डायरेक्शन आई है, लेकिन इंतजामात पूरे हैं। फॉरेस्ट ने, एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट ने और पीएचए ने मिल के अभी हम इसका कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले दिनों बल्कि इसी महीने प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने सगियां पे जो फॉरेस्ट था दुनिया का सबसे बड़ा वो लगाया। बिल्कुल तो अब हम नई पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं कि जिसमें हर शहरी को अपने हिस्से के 2 दरख्त लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, हाफिज ज़शान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन है पीएचए के। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपके वक्त का। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पीएचए की जानिब से नई तजावीज़ भेजी जा रही हैं कि पार्क्स में अब जो है टिकटॉकर्स हैं, जितने भी वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उनकी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लेकिन अभी ये तजवीज़ है, इस पर फैसला अभी नहीं आया है। बाकी गुफ्तगू कल करेंगे। तब तक के लिए मुझे आपने इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।